अगर आप पंजाब या हरियाणा में एक लैंड ओनर हैं और आप अपने उस पीस ऑफ लैंड पे कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे देख के आपके साथ होने वाले स्कैम से बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं BNG लॉ एसोसिएट्स का फाउंडर हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरे पास जिस तरीके के केसेस आए हैं उनमें कि पंजाब और हरियाणा में क्योंकि लैंड में बहुत बूम है तो वहाँ पे जो लैंड ओनर्स हैं वो वहाँ पे अपने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिनमें वो शॉप्स निकाल देते हैं या उनमें अपने ऑफिस स्पेसेस वो बना देते हैं, जिसके बाद वो ब्रांड ओनर्स को बुलाते हैं कि आप आइए, आप हमारे यहाँ पे आके अपना आउटलेट ओपन कीजिए या अपने ऑफिसेज ओपन कीजिए। अब यहाँ पे उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उन लैंड ओनर्स के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी ब्रांड को बुलाते हैं तो वो आपसे कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर डिमांड करते हैं कि जी हमारा यहाँ पे सेटअप करने का ये एक्सपेंडिचर आएगा जो कि आपको बियर करना पड़ेगा। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि आजकल ये मार्केट का एक ट्रेंड भी है। पर अगर आप ब्रांड ओनर को कोई कैपेक्स दे रहे हैं तो उसके साथ सबसे पहले तो एक MOU में एंटर ज़रूर होइए, यानी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाइए जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा जाए कि जी हम आपको इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रहे हैं, इसको आपने इस तरीके से रिटर्न करना है या नहीं करना है, जो भी आपका केस हो। और अगर आपने रिटर्न करना है तो क्या आप मुझे उस पर इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, ये बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में आपको अपने MOU के अंदर लिखवाना है। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है कि जब आपके यहाँ पे ब्रांड ओनर आएगा और वो अपना आउटलेट या अपनी शॉप या ऑफिस जो भी ऑक्यूपाई करेगा तो वो आपको एक मंथली रेंट भी देगा। अब अगर 11 महीने से ऊपर आप किसी भी रेंट अग्रीमेंट में एंटर होते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ तो उसे रजिस्टर कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल का कोई अग्रीमेंट करते हैं और उसे रजिस्टर नहीं कराते तो वो कानून की नज़रों में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, उसका कोई कंटेंट नहीं पढ़ा जाएगा। क्योंकि अक्सर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है, क्या कमर्शियल स्पेसेस में ऐसा होता है कि आप किसी को अगर अपनी शॉप अपना ऑफिस रेंट पे देते हैं या किसी को देते हैं यूज़ करने के लिए तो उसके अंदर आप एक लॉक इन पीरियड रखवाते हैं जो कि 1 साल का, 2 साल, 3 साल, 4 साल या जैसे भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हो उसके हिसाब से वो लॉक इन पीरियड होता है। और अगर वो अग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है तो वो लॉक इन पीरियड की कोई वैलिडिटी नहीं है कोर्ट में, क्योंकि अगर वो टेनेंट उस केस में आपकी प्रॉपर्टी वेकेट करके चले जाए तो आप उसका कोर्ट में कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई आप उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि वो रजिस्टर नहीं है। इसके साथ ही अगर आप कैपेक्स भी दे रहे हैं और रेंट भी दे रहे हैं तो इसमें 2 अग्रीमेंट बनाइएगा, पहला MOU, दूसरा रेंट अग्रीमेंट। MOU में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट लिखेंगे और रेंट अग्रीमेंट में आपने जो वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी है उसका पार्ट लिखेंगे। हाँ, दोनों के अंदर दोनों अग्रीमेंट्स का रेफरेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप अननेसेसरी लीगल ट्रबल में आ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका जो टेनेंट है वो प्रॉपर्टी विकेट करता है या आपको आपके पैसे नहीं देता तो आपके पास उसके खिलाफ लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल रहेंगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई ऐसी पेमेंट करें तो वो पेमेंट अकाउंट से ही होनी चाहिए, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन कानूनी नज़रों में वैलिड नहीं है। आप बिल्कुल कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और अगर आप करते हैं तो कल को आपको वो कोर्ट से रिकवर कराने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वो अनअकाउंटेड मनी की कैटेगरी में आ जाएगा। और इसमें बहुत सारी कोर्ट्स की जजमेंट है कि अनअकाउंटेड मनी आप रिकवर नहीं करा पाएंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप ये साथ में कोशिश भी कर सकते हैं कि आप अपने टेनेंट से कुछ एडवांस चेक अपने साथ लेके रखें जो कि आप कल को कोर्ट में फाइल कर सकें बाउंस होने के बाद और उस पर केस कर सकें। अदरवाइज सिविल केस में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोर्ट फीस भी भरनी पड़ सकती है जो कि 138 में आपके बच सकती है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसे चेक बाउंस का केस भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कल को अपनी प्रॉपर्टी को सेव करना। नो योर राइट्स एंड फाइट फॉर द ट्रूथ।